सो भाई वेलकम है आज के पॉडकास्ट में। अपना पहला पॉडकास्ट है एंड इनफैक्ट आई डोंट नो कितने पॉडकास्ट कवर करेंगे। मेरा नाम है विभोर और हमारे बैंगलोर का कैसनोवा विवेक। तो आज बेसिकली अपने बात करेंगे। तो क्रिकेट का ये पॉडकास्ट चालू करने का तेरे हिसाब से पॉइंट क्या था, अपने क्यों कर रहे हैं? मेरे हिसाब से पॉइंट ये था कि जनरली क्या होता है कि जो क्रिकेट पॉडकास्ट होते हैं उनमें होता ये है कि दो इन्फ्लुएंसर बैठ जाते हैं जिनको ज़्यादा क्रिकेट का आइडिया नहीं होता और वो बातें उस हिसाब से कर रहे होते हैं जिस हिसाब से एक मीडिया ट्रेंड चल रहा है, ना कि प्रॉपर बस जो पब्लिक का वो हो रहा है उसके हिसाब से कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर मान लो कि कोई एक पर्सन एक्स है जिसको ट्रोल करने पे ज़्यादा पब्लिसिटी मिल सकती है तो हम उसको ट्रोल करेंगे रिगार्डलेस कि उसके जो बैक स्टोरी है उस पर ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करें, एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। वो दो लोग ये नहीं सोचेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक मतलब बने ऑलरेडी जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोग, तो उनको बस ये है कि उनके पास ऑलरेडी ऑडियंस है जिसको बस वो केटर करना चाहते हैं, थोड़ा फन प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक अलग चीज़ करना चाहते हैं और अपना एक अलग सा इंस्टाग्राम पेज बना के उसको भी ग्रो करना चाहते हैं। तो तू और मैं तो हर्षा भोगले या कोई आकाश चोपड़ा तो है नहीं, तो अपने को लोग क्यों सुने? बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करूँ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे को लग रहा है कि मैं विवेक का भी बोल सकता हूँ, काफ़ी सालों से हम लोग क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं। इट्स जस्ट कभी भी उसको पब्लिकली आके कोई ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कभी उस पर डिस्कस नहीं किया है। बस मेरे हिसाब से फ़र्क इतना है। विवेक का मैं बता सकता हूँ कि वो अक्रॉस लाइक काउंटी वगैरह काफ़ी फॉलो करता है। मैं भी इंटरनेशनल क्रिकेट, एशियन क्रिकेट तो काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ। बट पहले मेरे को तू बता कि कौन कौन सा स्टाइल ऑफ क्रिकेट, क्या क्या क्रिकेट तू फॉलो करता है, एंड फिर अपने जो आज का मेन टॉपिक है उस पर कंटिन्यू करते हैं। जैसे तूने पहले बताया कि मैं बहुत सारे क्रिकेट्स फॉलो कर चुका हूँ और अभी भी करता हूँ। कि जैसे पहले मेन था कि मैं काउंटी को बहुत ज़्यादा देखता था। क्योंकि काउंटी में इतनी ज़्यादा टीम्स होती थी, इतना ज़्यादा पूल ऑफ टैलेंट होता था और काउंटी मेरे को एक ऐसा डोमेस्टिक टूर्नामेंट लगता था जहाँ अक्रॉस द ग्लोब लोग आके 50 ओवर फॉर्मेट खेल रहे हैं। लाइक अगर जो ऑस्ट्रेलिया का 50 ओवर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें तुमको जाके कहीं क्रेग इरविन खेलता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, ब्रेंडन टेलर खेलता हुआ नहीं दिखेगा तुमको पाकिस्तान बॉलर हाँ, जो पाकिस्तान से जैसे हसन अली है, मोहम्मद अब्बास है, ये लोग और अजहर अली है, ये लोग तुमको कहीं और 50 ओवर फॉर्मेट खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो मेन ये रहता था कि वहाँ पे एक पूल ऑफ टैलेंट आता था 50 ओवर क्रिकेट खेल, जो कि एक बहुत बढ़िया वाइड बॉल फॉर्मेट है कंपेयर टू T20 क्रिकेट, अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो वो था। फिर मैंने BBL को फॉलो करना चालू किया था क्योंकि BBL से जनरली बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स निकल के आते हैं जो एक या 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रंच मूवमेंट्स में परफॉर्म करने लगते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में फिर वो उनका सिलेक्शन IPL में होता है जिनका बहुत ऑलरेडी हाइप अप हो चुका होता है। जैसे कि जोफ्रा आर्चर है, वो पहले ही BBL को पूरा अपने टैलेंट से लेट अप कर चुका था, उसके बाद वो IPL आया और IPL में तो उसका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा जितना उसका वहाँ रहा। BBL एग्जैक्टली। और बेसिकली हाँ बोल कंटिन्यू। और काफ़ी और मैंने कुछ और भी टूर्नामेंट्स देखे हैं लेकिन उनको इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया, जैसे जो साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं या पाकिस्तान के हो गए। लेकिन मैं मेजरली जो आउट ऑफ एशिया या जो जनरली बहुत कम लोग फॉलो करते हैं वैसे ये 2 ही टूर्नामेंट्स हैं। और इन्हीं टूर्नामेंट्स के कह सकता है तो जो फीमेल वर्जन्स, फीमेल्स के लिए जो होते हैं वो WPL वगैरह, नहीं WPL नहीं, विमेन। तो बेसिकली ओवरऑल पॉइंट ये है, जिस तरह से मैं भी बता दूं जस्ट स्मॉल इंट्रो की, T20 स्पेसिफिकली एशियन T20 टूर्नामेंट तो मैं सारे ही फॉलो करता हूँ, PSL हो, BPL हो, LPL हो, एंड पाकिस्तान का भी स्पेसिफिकली मैं कायदे आजम वगैरह जो उनके 1 डे T20 या 4 डे तो हालांकि इतने अच्छे से हो नहीं रही है लेकिन वो भी काफी फॉलो करता हूँ। तो ओवरऑल इतना लंबा इंट्रो का पॉइंट ये है कि जब हम लोग कुछ चीज बोल रहे हैं तो जस्ट रैंडमली एक अच्छा माइक या अच्छा सेटअप लेके बोलने नहीं बैठ रहे। एक्चुअली में इस चीज को हम लोग काफी खेलते हैं, काफी टाइम से बहुत ज्यादा पैशनेटली फॉलो करते हैं, आपस में तो काफी टाइम से हम लोग बात करते रहते थे कि ये गलत हुआ, ये प्लेयर अच्छा है, ये प्लेयर का आना चाहिए। तो काफी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि एक कॉन्वर्सेशन
चालू करना चाहिए। आई डोंट नो कितना कंटिन्यू कर पाएंगे, बट कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना ही था। तो सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं ब्रो, कि हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत भयंकर लेवल पे, मतलब गन पॉइंट्स पे उसको लिटरली ट्रीट किया जा रहा है आजकल। पहले बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर दूं, मैं कोई एंगल से मुंबई इंडियंस का फैन नहीं हूं, ना ही गुजरात। मैं वो मतलब बेसिकली केकेआर का फैन हूं, और जितना मुझे नेक का पता है सीएसके का फैन है, ठीक है। तो कोई तरह से कोई हार्दिक पांड्या के कोई ऐसा हम लोग डाई हार्ट फैंस नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन कोई डाई हार्ट फैंस नहीं है, ठीक है। तो बायसनेस कोई उस प्रकार की है नहीं, बट मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या को बहुत ज्यादा गंदा लेवल पे ट्रीट किया जा रहा है। एंड जस्ट स्टार्ट में अगर मैं बोल रहा हूँ, फिर तो कंटिन्यू करना, मुझे इस तरह से किया जा रहा है, मतलब जिस तरह से फैंस रिएक्ट कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। स्टार्टिंग में जब ये बात हुई थी, फैंस लोगों ने रिएक्ट करना चालू किया, थोड़ा ट्रोलिंग हुई, थोड़ा बैंटर हुआ, वहां तक ओके था। थोड़ा बहुत बू वगैरह हुआ गुजरात जब अहमदाबाद खेलने आया, थोड़ा बहुत उसको बू किया गया। लेकिन अब मेरे को लग रहा है अब एक अलग लेवल पे जा चुका है, उसको लिटरली जैसे कि देशद्रोही हो उस लेवल पे ट्रीट किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज वो मुंबई इंडियंस के लिए वापस खेलने गया और वहां उसका कैप्टन बन गया। सबसे पहली बात, वो मुंबई आज के टाइम में अगर हार्दिक पांड्या है, उसका बहुत बड़ा मेरे हिसाब से क्रेडिट मुंबई इंडियंस को जाता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या को तब लिया जब लिटरली कोई जानता नहीं था। उसके पास सिर्फ एक T20 अच्छा प्लेयर था, लेकिन एक्चुअली वो वहां पर वो स्टार बना। इंडिया लिए उसने काफी अच्छा किया। फिर गुजरात को आके डेफिनेटली भाई उसने गुजरात को लिटरली, जो उसका पहला टाइटल था गुजरात का, मेरे को बिल्कुल कोई एंगल से नहीं लगा था कि गुजरात जीत सकता है। उसने पहला टाइटल जीता, दूसरा टाइटल लिटरली लास्ट बॉल पे आ रहा है, तो उसने अपने आप को प्रूव किया और वापस से मुंबई में गया। तो मेरे को लगता है लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है कि मुंबई तो गया और उसने रोहित शर्मा की कैप्टनसी छीन ली, है ना। मेरे को नहीं लगता कि रोहित शर्मा उसने कैप्टनसी छीनी, इट्स जस्ट बिकॉज उसने बोला कि भाई मेरे को कैप्टन बनना है, और मुंबई इंडियंस मान गई उस चीज के लिए। तो वहां पर मेरे को हार्दिक पांड्या का एज पर कोई ऐसा दिक्कत लग नहीं रहा। मतलब तेरा इस पे क्या कहना है? जस्ट ओपनिंग रिमार्क्स क्या हो गए तेरा हार्दिक पांड्या और उसका जो भी पूरा फियास्को चल रहा है? मुझे ये लगता है सिंपल वे में पब्लिक को ये समझना चाहिए कि हार्दिक पांड्या से ज़्यादा मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की गलती है, क्योंकि वो उस ट्रांजिशन को स्मूथ नहीं बना पाए। वो ट्रांजिशन बहुत अच्छे से स्मूथ हो सकता था, चीज़ें आराम से हैंडल करी जा सकती थी। ना आपको ये ज़रूरत पड़ती कि आपको अपनी पीआर लगानी पड़ रही है चीज़ों जो फायर है उसको कंट्रोल करने के लिए, और ना हार्दिक पांड्या को ज़रूरत पड़ती कि उसको अपनी पीआर लगानी पड़ रही है फायर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। स्मूथ ट्रांजिशन ये हो सकता था कि वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा आते, बोलते आईपीएल का कैंपेन ज्वाइन करते और बोलते कि मैं सोच रहा हूँ। हार्दिक पांड्या का ट्रेड तब तक हो चुका, बट ये पॉइंट पता है तब वैलिड होता ना जब रोहित शर्मा खुद अग्री करता। जैसे कि सेम धोनी के साथ हुआ, धोनी ने जडेजा को दिया, बहुत स्मूथ था, वो फेल कर गया। धोनी ने गायकवाड़ को दिया, सो फार सो गुड है, ठीक है। इसके पहले गौतम गंभीर ने केकेआर को चुना, तो वो भी काफी बड़ा सीन था। बट तुझे लगता है कि ये स्मूथ तो तब होता ना? मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है ये स्मूथ इसीलिए नहीं हो पाया, कोई भी टीम नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा बहुत रिजल्ट था। मेरे को लगता है रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ना चाहता। अगेन अमेजिंग कैप्टन, 5 ट्रॉफी जिताया, उसमें कोई डाउट ही नहीं, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है मेरे को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा मानता नहीं, तभी ये स्मूथ नहीं हो रहा है। तेरे को ऐसा लग रहा है क्यों स्मूथ नहीं है? अगर तू ऐसा बोल रहा है स्मूथ नहीं किया, तो क्यों स्मूथ नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा इनिशियल स्टेजेस पे शायद ये मान जाता कि मैं कैप्टनसी छोड़ देता हूँ, लेकिन टीम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि सूर्य कुमार यादव और बुमराह जैसे लोगों के होते हुए तुम हार्दिक पांड्या को वापस ला रहे हो, जो इसलिए रिटेन नहीं हुआ कि कैप्टनशिप नहीं दी गई, जो कैप्टनसी मिल रही थी। हाँ, वो उसको वापस ला रहे हो और इन दोनों के ऊपर उसको कैप्टन फिर से बना दे रहे हो, जो कि ये दो पर्सनालिटीज के लिए थोड़ा सा सेटबैक था कि इनको डिमोट कर दिया गया, ठीक है। तो वो मुझे मान लो जैसे अगर हार्दिक पांड्या सीन में नहीं होता और रोहित शर्मा की कैप्टनसी हटती, तो बुमराह को कैप्टन बनाया जाता या सूर्या को कैप्टन बनाया जाता। मान लो बुमराह को कैप्टन बनाया जाता, सूर्या बनते वाइस कैप्टन, तो कहीं ना कहीं ये इनके इंटरनेशनल करियर्स के लिए भी बेनिफिशियल होता। तो ये चीज जो है ये ग्रुपिज्म का कारण बन रही है, और इस वजह से जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ नहीं हो पा रहा। पर मैनेजमेंट इसको बहुत अच्छे से स्मूथ बना सकता था अगर सारे सीनियर प्लेयर से प्रॉपरली कम्युनिकेट करके इसको एक प्रॉपर वे में बताया जाता कि हाँ ठीक है, रोहित शर्मा को हम अब ऐसे एज अ प्लेयर जो है वैसे रख के
एज अ सीनियर गाइडेंस प्रोवाइडिंग मेंबर रख के अब हम फ्यूचर के लिए टीम बनाना चाहता है, जिसके लिए हमको एक कैप्टन चाहिए जो हमको लगता है कि हार्दिक पांड्या बेटर रहेगा। इस पे मेरा काउंटर है, बेसिकली काउंटर मेरा नहीं है, पब्लिक ये चीज बोल रही है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना ही नहीं था, कोई लॉजिक नहीं है। तो सबसे पहले अपना उसी पे डिस्कस करते हैं। चल हार्दिक पांड्या तो छोड़, हार्दिक पांड्या नहीं होता तो शायद सूर्य कुमार बनता, बट डू यू थिंक रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना चाहिए? इस पे मेरी एक थियरी है, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा डिसीजन है कि ये हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना नहीं बनाना, मुझे लगता है वर्ल्ड कप के पहले लिया गया था। उसके पहले तक रोहित शर्मा का थोड़ा T20 प्रोस्पेक्ट फ्यूचर भी थोड़ा डावाडोल चल रहा था, एंड किसी ने सोचा नहीं था कि वर्ल्ड कप में इस लेवल की कप्तानी करेगा। कप्तानी साहब जिस तरीके से रोहित शर्मा खेला है वर्ल्ड कप में, अगर लोगों को पता ना, पिछले 4-5 सीजन में बहुत बेकार रहा है, मतलब रोहित शर्मा के स्टैंडर्ड से बहुत बेकार गया IPL, ठीक है। तो जिस तरह से वर्ल्ड कप में खेला, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा उसको पुश मिला रोहित शर्मा के सपोर्टर्स को। लेकिन सबसे मेन पॉइंट पहले, डू यू थिंक रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना चाहिए? हाँ, लिमिट के हार्दिक पांड्या नहीं, सूर्य कुमार आता, लेकिन डू यू थिंक रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना चाहिए? देख, अगर रोहित शर्मा एज अ बैटर की बात करें तो रोहित शर्मा एज अ बैटर T20 में तो प्लेस उसकी खतरे में ऑलरेडी थी। अगर सिर्फ उसकी सीनियोरिटी और कैप्टनसी को ना देखें और सिर्फ T20 परफॉर्मेंस और IPL परफॉर्मेंस को देखें तो उसकी प्लेस खतरे में थी। अगेन हाँ, अपने डोमेस्टिक काउंट करते हैं, IPL इज द डोमेस्टिक। अगेन उसमें किसी को डाउट नहीं है कि वो कितना प्रोलिफिक बैटर है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैट्स एंड फॉर्म, फॉर्मेट, बस और कुछ नहीं कि आपने वनडे में क्या किया या जो भी क्या किया। जिप चल रही है उसमें आपने क्या किया। और IPL में भी रोहित शर्मा के सीजन्स बहुत खराब चल रहे हैं, बहुत बेकार थे, बहुत। मैं एक्चुअली अगर एडिटिंग के टाइम पे यहाँ पर मैं डाल दूंगा, अगर रोहित शर्मा के स्टैट्स को बिना नाम के साथ दिखाया जाए तो लोग भरोसा नहीं करेंगे कि रोहित शर्मा के स्टैट्स, ठीक है, एग्जैक्टली। लास्ट या 4 IPL सीजन से। तो अगर MI का मैनेजमेंट ये सोच रहा था कि मुझे मतलब हमें एक ऐसा कैप्टन चाहिए जो लंबे रन के लिए हो, और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा से कैप्टनसी लेने पे शायद वो एज अ बैटर ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाए, क्योंकि वो एक मार्की प्लेयर है। उसे फ्रेंचाइजी लीव तो नहीं करना चाहती थी, अगर लीव ही करना चाहती तो ये फ्रेंचाइजी उसको रिटेन नहीं। स्क्रीन पे हाँ, तो तू देख, जैसे हम ये देखें 16 मैच में 352 है, 20 की एवरेज 2023 में, 2022 में 20 की एवरेज भी नहीं है, 120 का स्ट्राइक रेट। हाँ एग्जैक्टली 2021 में लास्ट 2 सीजन के बेसिस पे 30 मैच, लास्ट 2 सीजन में, इनफैक्ट मैं ये तक बोलूंगा कि 2017 से लेके 2030, दैट इज 6 इयर्स, छोटा मोटा नहीं है। रोहित शर्मा और कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी नहीं खेलता है, ऐसा नहीं है कि वो जाके शायद मुश्ताक खेलता हो, या सिर्फ यही है। ये बहुत बड़ा सैंपल साइज है। अब जैसे 2019 में 405 रन टच किया था, उसके बाद से सिर्फ 350 एक बार टच किया, ठीक है। तो वो बहुत खराब स्टैट्स हैं ये T20 में। IPL एज अ ओपनर जो तुम 16 करोड़ का स्लॉट लेके बैठे हो, उसके लिए ये बहुत खराब स्टैट्स हैं। तो मैनेजमेंट को ये लगा होगा कैप्टनसी का प्रेशर कम करेंगे तो क्या पता एज अ बैटर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, ज़्यादा फ्रीली खेले, ठीक है। जो कि करंटली 2 मैच का सैंपल साइज बहुत कम होता है, लेकिन स्ट्राइक रेट से तो दिख रहा है कि एटलीस्ट स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करने की कोशिश वो कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ों को हाँ, काफी क्लियर है, 170 का स्पिन। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई हैं दोनों पार्टी से कि इस सिचुएशन को कैसे बेटर स्मूथ हैंडिंग दी जा सकती थी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चीज़ों को बहुत लेट कर दिया गया, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत लेट हो रही हैं कि अब ग्रुपिज्म अब दिख रहा है। मैनेजमेंट को ये पहले से प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ग्रुपिज्म होगा। हम कैंपेन जल्दी, हमारा जो भी कैंपेन है, सीजन के प्रैक्टिस सेशन का, वो जल्दी स्टार्ट करें, एक इन पर्सन से बात करके मेंबर्स के साथ मीटिंग। तो इस पे अगर मैं अपना टेक दूं, ठीक है, तो मेरे को बहुत क्लियर ऐसा लगता है कि जैसा कि तेरे से थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे बात की थी एंड विवेक ने कहा था कि MI डिड द राइट थिंग इन अ मोस्ट स्ट्रॉन्ग वे, है ना, बहुत गलत तरीके से सही चीज किया, बट तरीका बहुत गलत था। पहले मुझे लगता है कि अगर मैं मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के साइड से सोचूं तो मुझे लगता है कि
उन्होंने देखा कि देखो आज नहीं तो कल रोहित शर्मा का ट्रांजिशन बहुत जरूरी था, वो 37 ऑलरेडी हो गया है, नेक्स्ट मेगा ऑप्शन शायद लास्ट ईयर है, ठीक है, तो इट्स वेरी हार्ड टू रिटेन रोहित शर्मा एज अ कैप्टन। उन्होंने प्रीटी मच उन्होंने ये सोचा होगा कि सूर्य कुमार को बनाएंगे, बट जो हार्दिक पांड्या ने जीटी के लिए किया इट्स टेरिफिक। अभी बहुत लोग ये बोल रहे हैं 2 मैच या 3 मैच के बाद कि भाई आशीष नेहरा के कारण सब कुछ गुजरात में हो रहा था, मेरे को ये बहुत बुलशिट आइडिया लगता है। हाँ, आशीष नेहरा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया होगा, बट आशीष नेहरा तो आरसीबी में भी था, अगर इतना ही था तो आरसीबी में भी बहुत अच्छा कर सकता था आशीष नेहरा। तो ये टू मच है, मतलब जस्ट टू टोटली हार्दिक पांड्या को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, ये बहुत बेकार आइडिया है। सेकेंडली, मैं हार्दिक पांड्या का इंटरनेशनल लेवल पे कितने बार इंजर्ड हो रहा है ये सबसे उस चीज में नहीं जाते हुए मैं सिर्फ आईपीएल की बात करूंगा। मुझे लग रहा है उन्होंने सोचा को सूर्य कुमार को अपने कैप्टन बनाएंगे, ठीक है, बट जो हार्दिक पांड्या ने जीटी के लिए किया इट्स टेरिफिक। उन्होंने बात की होगी हार्दिक पांड्या से कि भाई तू वापस आ जा, क्योंकि उसने ऑलरेडी मुंबई इंडियंस के लिए हमेशा से खेला है। एंड अगर कोई भी टीम होती, मैं बता रहा हूँ कोई भी टीम होती, अगर हार्दिक पांड्या वापस आ रहा है, ठीक है, एक तो पहली बात एक इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो टॉप 5-6 में खेल रहा है, जो तेज मार सकता है, कभी भी 4 ओवर डाल सकता है, टेरिफिक फील्डर है, ये ऑलरेडी रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मतलब कोहिनूर हीरे जैसा मटेरियल है, उसमें भी उतनी अच्छी कप्तानी कर रहा है। अगर मैं गुजरात ये मुंबई के पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर हार्दिक पांड्या आ रहा है और उनका ये गैम्बल पे ऑफ कर देता है, तो मेरे को लगता है नेक्स्ट 6-7-8 साल के लिए ये सेट कैप्टन है, ठीक है, एक टेरिफिक प्लेयर, एक सेट कैप्टन है। तो मेरे हिसाब से अगर मुंबई के पर्सपेक्टिव से सोचो, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा का टाइम अब पूरा, टेरिफिक कैप्टन, बहुत अमेजिंग मैचेस जिताए अपनी कप्तानी के बल पे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं तो उसके ऊपर से प्रेशर हटाना चाहिए था। नो डाउट उसने इंडिया के टेस्ट मैचेस में रिसेंटली बहुत अच्छा किया है, वनडेज में अच्छा, वनडे में वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया, T20s में भी अच्छा ही किया है, लेकिन मेरे को लग रहा है 37 ईयर्स का हो गया है रोहित शर्मा, है ना। अगर अपने जस्ट जज करेंगे एज अ प्लेयर उसके अंदर कितने साल होगा, अगर अपने धोनी वाला भी फॉर्मूला लगा लेते रोहित शर्मा के लिए, तो 4 साल, है ना, 41 ईयर्स तक खेलेगा, अपने ये मान के चल रहे 4 साल। तो अभी नहीं तो 4 साल के बाद उनको कैप्टन नया लाना ही था। अगर 4 साल के बाद अगर लोग सूर्य कुमार को बनाते, सूर्य कुमार खुद 35-36 का हो गया होता, ठीक है, सूर्य कुमार भी बहुत यंग नहीं है। तो मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या और बुमराह ऑप्शन से, अगर दोनों में से एक को चूज करना है, मेरे को लगता है आंख बंद करके कोई भी हार्दिक पांड्या को चूज करेगा, जस्ट बिकॉज हार्दिक पांड्या ने कंसिस्टेंटली वो चीज को प्रूव करके दिया। वो इंडिया का भी कैप्टन बन गया था, ठीक है, जस्ट बिकॉज उसका रोहित शर्मा आया, उसने बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो इंडिया का भी कैप्टन बना, उसने डिसेंट परफॉर्म किया। तो ऑब्वियसली इस चीज को स्मूथ किया जा सकता था, लेकिन मैं मैनेजमेंट के बाद है ना, ये सेम चीज मैं बोलूंगा कि रोहित शर्मा या जो भी ग्रुपिज्म हो रहा है बहुत गलत है। इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो मैं थोड़ा टाइम पहले देखो बोला था, कि सेम चीज राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के साथ हुई थी। MS धोनी को कैप्टन बनाया गया, ठीक है, सीजन के स्टार्ट में हफ्ता खेलता MS धोनी था, सीजन एंड होते होते हालत खराब हो गई थी, सारे प्लेयर इंजर्ड हो गए थे, अकेला धोनी खेला था। और सेकंड सीजन में धोनी को बहुत बहुत बुरी तरह उसको कप्तानी से हटाया गया था, गोयंका के स्टेटमेंट्स वगैरह भी थे कि धोनी ऐसा है वैसा है, और स्टीव स्मिथ को कैप्टन बना दिया था। लेकिन उस टाइम अगर तुझे क्लियरली याद हो, कभी भी धोनी के साइड से या धोनी की PR से या फिर कोई भी इस टाइप का फील नहीं आ रहा था। थोड़े बहुत ऑब्वियसली टॉक्सिसिटी उस टाइम भी थी, हो सकता है उस टाइम इंटरनेट कम हो, लेकिन जैसा आज के टाइम है कि क्लियरली रोहित वर्सेस हार्दिक पांड्या, मतलब ग्राउंड में कुत्ता आ रहा है तो बोल रहे कि कुत्ता भी हार्दिक पांड्या को नहीं पता, छोटे छोटे सीन दिखा रहे हैं कि अगर उसने अच्छे से गले नहीं मिला, लासित मलिंगा को अच्छे से गले नहीं लगा रोहित शर्मा को, उसको इतना बड़ा कर रहे हैं। ये चीज मैंने उस टाइम पे नहीं देखी थी धोनी के टाइम। अगर धोनी को हटाया गया था, विच इज वेरी क्लियर, मतलब उससे लिटरली छीना गया था, यहाँ पर कितना छीना नहीं छीना पता नहीं, उस टाइम पे बहुत क्लियर था कि धोनी से छीना गया था, फिर भी धोनी ने उसको इतना टॉक्सिक नहीं होने दिया था। इट वॉज वेरी क्लियर, वेरी स्मूथ। अगर उसने बहुत डिग्निटी, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत डिग्निफाइड तरीके से उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं कैप्टन नहीं हूँ, मुझे कप्तानी से हटा दिया गया है और हार्दिक पांड्या कैप्टन है, राइट। मुझे लगता है यहाँ रोहित शर्मा बहुत इस चीज को बहुत बेटर तरीके से एक्सेप्ट कर सकता था, और जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया, ठीक है, अगेन मैं ये मेरे को लग रहा है ऐसा सीन हुआ है, लेकिन अगर जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया, रोहित शर्मा को एक पॉइंट में पता चल गया था कि मैं तो कैप्टन नहीं, तो उसमें मन खट्टा करने वाला कोई पॉइंट नहीं था। मुझे ऐसा था कि वो बहुत डिग्निफाइड तरीके से खत्म कर सकता था इस चीज को, कि अगर तुम मेरे को कैप्टन नहीं बना रहे हो और तुमने डिसाइड कर लिया कि हार्दिक पांड्या ही कैप्टन है, तो उसमें मन मुटाव करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो एक्सेप्ट, अगर वो चाहता था कि नहीं भाई मैं ही कैप्टन बनूं, या फिर उसको ऐसा था कि हार्दिक पांड्या गलत है, हार्दिक पांड्या नहीं होना चाहिए, तो बहुत क्लियर तरीका था कि वो मुंबई इंडियंस से वॉकआउट कर सकता था। जैसे डेविड वार्नर का सिचुएशन हुआ, राशिद खान ने किया, बहुत क्लियरली उन्होंने उनका जो भी स्पैट हुआ, उन्होंने पब्लिकली स्पैट हुआ, उन्होंने छोड़ दिया फ्रेंचाइजी। मेरे हिसाब से सेम चीज रोहित शर्मा भी कर सकता था, बोल देता कि ठीक है भाई तुम लोग मुझे कैप्टन नहीं बना रहे हो, हार्दिक पांड्या मेरे को सही नहीं लग रहा है, ऐसा हम लोग अज्यूम करें, मेरे को लगता है ऐसा रोहित शर्मा को हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा था तो लोग बहुत क्लियरली वो चीज छोड़ सकते थे। अगर मैं हार्दिक पांड्या के पर्सपेक्टिव से बोलूं,
भाई ये तो बहुत बढ़िया सिचुएशन है ना कि आर्ग्यूली वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ दिस प्लेनेट, उसका अगर तुम्हें कैप्टन बनने को मौका मिल रहा है, कोई क्यों मना करेगा ब्रो? अगर वो सामने से बोल रहा है कि भाई मुझे कैप्टन बनना है, मतलब लोगों को कहाँ दिक्कत हो रही है? कि हार्दिक पांड्या एम्बिशियस है, ये दिक्कत है कि हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा की कप्तानी ले रहे हैं? एम्बिशियस हर कोई है ब्रो, मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई भी बंदा होगा जिसको बोलेंगे कि भाई तू मुंबई इंडियंस का कैप्टन बन जाए, मना करेगा। भाई मैं केकेआर का फैन हूँ, मुझे कोई बोलेगा कि मुंबई इंडियंस का कैप्टन, जब मैं क्यों मना करूंगा? कोई क्यों मना करेगा ब्रो? मतलब लिटरली दी बेस्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है ना इसको, इस प्लेनेट की दी बेस्ट फ्रेंचाइजी, सबकी आंखें होती है मुंबई इंडियंस, उसका तुम्हें कैप्टन बनने को पॉइंट मिल रहा है, हार्दिक पांड्या को गाली देने का कोई सेंस नहीं। तो द पॉइंट इज, ओवरऑल पॉइंट इज, तुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा इसको बहुत डिग्निफाइड तरीके से कर सकता था, और सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह के साइड से भी कुछ स्टोरीज वगैरह, या बीच में मैंने सुना था, देखा था कि कुछ रोहित शर्मा की वाइफ ने भी कहीं तो कमेंट किया था मार्क बाउचर के, कुछ तो मार्क बाउचर ने कहीं कुछ बोला था, उस पर कुछ कमेंट किया था विच वाज लाइक अगेंस्ट मार्क बाउचर। तो अगर इतना ही करवाया था, रोहित शर्मा बहुत क्लियरली छोड़ सकता था मुंबई इंडियंस। एवरीथिंग सो। तो जो भी तूने बोला, मैं उससे पूरा ऐसे धीरे धीरे बैक ट्रैक करते हुए चीज़ों को ले जाता हूँ। तो जैसे पहले जो तूने लास्ट में एक बात बोली कि रोहित शर्मा बहुत अच्छे से इसको हैंडल डिग्निफाइड वे में कर सकता था, और उसके पहले तो एग्जांपल दिया धोनी और आरपीएस धोनी का। हाँ। तो जब धोनी को निकाला गया, तब धोनी ऑलरेडी 2 या 3 ट्रॉफीज जीत चुका था आईपीएल में, ठीक है, और वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कैप्टन था। ये बात बहुत बड़ा 16-17 की, 15-16 की, और धोनी अभी शायद कप्तानी छोड़ दी, 17-18। और धोनी को इतना खराब प्लेयर नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि रोहित शर्मा वाला पोजीशन था उसका, ही वाज रियली गुड। 2019 तक तो इंडिया भी उससे बहुत अच्छा था वो, लेकिन वो बहुत ही डिग्निफाइड वे में हैंडल हुआ, ठीक है। वो इंटरनेशनली भी सक्सेसफुल था, आईपीएल में भी सक्सेसफुल था, लेकिन जो भी ट्रांजिशन, और रोहित से बहुत फैन फॉलोइंग, हाँ, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग तब भी थी धोनी की, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड वे में हैंडल हुआ, सब कुछ स्मूथली पास ऑन हो गया, ठीक है। ये तरीका रोहित शर्मा फॉलो कर सकता था, जो कि फॉलो नहीं हुआ। ओके, जो हो रहा है पीआर और मास मीडिया में लोग आ रहे हैं, कुछ कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, जो भी एनालिस्ट हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे भी हुई थी, लेकिन शायद इंटरनेट कम था इसलिए इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ये बहुत इजीली हैंडल हो सकता था। जो तूने उसके पहले वाला पॉइंट बोला कि हार्दिक पांड्या 6-7 सालों के लिए एक सेट कैप्टन है उनके पास, ठीक है। ये गैम्बल है, अगेन एक गैम्बल है, लेकिन अगर प्रूफ हो जाता है तो वो एक सेट कैप्टन है, ठीक है, उनके पास, कि भाई तूने जो क्वालिटीज गिनाई कि 4 ओवर डाल सकता है, 5-6 पे बैटिंग करता है, ठीक है, और एक बहुत अच्छा कैप्टन है। उसमें एक चीज ये भी है कि बहुत अच्छा फिनिशर है, जो कि इंडिया में बहुत कम, ठीक, एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कमोडिटी है इंडियन पर्सपेक्टिव से, है ना। अब मैं तुझे एक बैक स्टोरी बताता हूँ। जब डीसी आई मीन डेक्कन चार्जर्स थी, तब जब गिलक्रिस्ट कैप्टन था, तब गिलक्रिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट लाया था कि देयर विल बी अ कैप्टन, देयर विल बी अ बॉलिंग कैप्टन, देयर विल बी अ बैटिंग कैप्टन। तो उसने खुद के पॉडकास्ट पे बोला था कि आर बैटिंग कैप्टन वाज रोहित शर्मा, ठीक है। वहां से जब वो मुंबई गया, हाँ, जब का 2009 की बात हुई, 2009-10 की बात हुई, ठीक है, जब रोहित शर्मा मुंबई में आया भी नहीं था, शायद वो 10 के बाद आया। जब 2010 में चेन्नई पहला फाइनल जीता था मुंबई के सामने, तब रोहित शर्मा नहीं था उस स्क्वाड। तो 11 के ऑक्शन में रोहित शर्मा आया मुंबई, ठीक है, 11 के ऑक्शन में रोहित शर्मा आया, 13 में रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया मिड सीजन से, जिस सीजन 14 में आया, ठीक है। तो जब रोहित शर्मा पे ये गैम्बल लिया गया, तब भी तो सेम ही स्टोरी थी ना, कि उनने सोचा कि ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट है, ये हमारे लिए गैम्बल है, क्योंकि उस टाइम पे मुंबई में पोलार्ड था, हरभजन था, मलिंगा था, कोई भी, हरभजन ने ऑलरेडी कप्तानी की हुई थी, और मलिंगा ने मुझे याद है जहाँ पे शायद श्रीलंका के लिए कप्तानी किया, उसी सीजन में श्रीलंका के लिए कप्तानी वर्ल्ड T20 चैंपियन जिताया तो इंडिया के अगेंस्ट। हरभजन सिंह ने उनको शायद उससे पहले CL T20 जिताया था, ठीक है। हाँ। तो लेकिन मुंबई ने उस टाइम भी यही सोच रखी थी कि अगर इसको कैप्टन बनाते हैं और ये गैम्बल प्रूव हो जाता है, तो हमारे लिए एक बहुत लॉन्ग टाइम का कैप्टन हो जाएगा,
ठीक है, और उस टाइम उन्होंने जिसको रिप्लेस किया था वो था रिकी पॉन्टिंग। तो रिकी पॉन्टिंग मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो रिकी पॉन्टिंग जितना बेहतर कैप्टन तो रोहित शर्मा कभी था ही नहीं और ना बन पाएगा, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग इंटरनेशनली इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है कि उतना सक्सेसफुल शायद ही अब कभी कोई हो पाएगा। ठीक है, तो जब वो हुआ मुंबई उतना बड़ा डिसीजन ले पाया कि हम एक स्लॉट फॉरेनर का वेस्ट कर रहे हैं रिकी पॉन्टिंग के ऊपर, उसको खरीद रहे हैं ऑक्शन में से, पॉन्टिंग को ओपनिंग करा रहे हैं सचिन के साथ, और उसके बाद मिड सीजन पॉन्टिंग को ड्रॉप कर दे रहे हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी हो, चाहे वहां से कितना भी बड़ा फ्यूड हो जाए। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग खेला था, इवन मैनेजमेंट में भी रहा था मुंबई के। ठीक है, वो चीज़ें उतनी स्मूथली हैंडल हो गई, वहां से रोहित शर्मा प्रोसीड कर गया, जीत गया, और उसके बाद से आज तक कैप्टन था इस सीजन के पहले तक। तो वैसा ही रिस्क तो एमआई फिर ले रहा है, और मोस्ट लाइकली काउंटर क्या दे रहे हैं, ये सेम पॉइंट पर लोग काउंटर ही दे रहे हैं कि उस टाइम तक मुंबई इंडियंस ने कुछ जीता नहीं था, मुंबई इंडियंस को इतनी बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन जस्ट बिकॉज कि रोहित शर्मा ने इनसेन अमाउंट ऑफ ट्रॉफीज जिता दी, एक आध कुछ शायद CL T20 भी जिता दिया होगा। तो ये सेम आर्गुमेंट, ये सेम लॉजिक, ऐसा उनका कहना है कि रिकी पॉन्टिंग वाले या हरभजन वाले टाइम पे लागू नहीं होता, लेकिन मैं एक्चुअली में अग्री करता हूँ कि सेम जो उन्होंने पहले किया था, ये सेम चीज केकेआर ने बहुत उसके साथ किया था, सौरव गांगुली के साथ किया था। सौरव गांगुली कोलकाता का कैप्टन हटा दिया, मतलब मैं समझा भी नहीं सकता शायद कि कितनी बड़ी बात है कि सौरव गांगुली कोलकाता का कैप्टनसी से हट गया था, बहुत बहुत पब्लिक स्पैट था वो भी, लेकिन को कोलकाता की कैप्टनसी से हटाया था बिना सोशल मीडिया के, बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। हाँ, इवन उसको रिटेन नहीं किया गया था इस प्रॉमिस हम आपको फिर से बाय करेंगे, लेकिन इवन कोलकाता ने बिड तक नहीं किया था सौरव गांगुली। तो द ओवरऑल मेरा पॉइंट ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि लोगों का कि भाई उस टाइम 5 ट्रॉफीज नहीं जीती थी, हमने 5 ट्रॉफीज जीत ली हैं, रोहित शर्मा अभी भी इंटरनेशनल कैप्टन है वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनली सोचा जा रहा है। ये लॉजिक देना कि इंडिया का भी वो कैप्टन है और तो इसीलिए आईपीएल का भी कैप्टन हो सकता है। इंडिया के लिए अभी शॉर्ट टर्म गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए अभी वो लॉन्ग टर्म गोल इतना वो नहीं है, क्योंकि इंडिया ने काफी हद तक टीम सेट कर दी है। लेकिन इंडिया का करंटली है कि शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करना बहुत जरूरी है, कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है, तुम्हें जाके वर्ल्ड T20 जीतना है, तुम्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंटली लास्ट स्टेजेस में जाके हार रहे हैं। ठीक है, अगर खाली वही एक दुबई वाला T20 वर्ल्ड कप हटा दे तो हम लोग ऑलमोस्ट सारे आईसीसी में गए। लेकिन कंसिडरिंग मुंबई इंडियंस, मेरे को लगता है अगर इस साल मुंबई इंडियंस इतना अच्छा करे भी नहीं, मे भी 5-6-7 पे खत्म करती है, लेकिन उनके लिए लॉन्ग प्रोस्पेक्ट ये है कि हमको एक अच्छी टीम बना के देगा, अच्छा लीडर बनेगा, शायद आगे जाके ट्रॉफीज जिताएगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग 5 जीते हैं। हो सकता है एक आध सीजन वो लोग मिस कर सकते हैं, शायद हाईएस्ट वैल्यूड आईपीएल ब्रांड भी है लोग, जितना मेरे को ध्यान में, मुंबई इंडियंस द बिगेस्ट आईपीएल ब्रांड है ना। तो यहाँ पर तुम ये सेम लॉजिक नहीं दे सकते, क्योंकि रोहित शर्मा इंडिया में अपने इसलिए होना चाहिए। रोहित शर्मा बहुत जरूरी करंटली इंडियन प्रोस्पेक्ट की है। मुझे सही में लगता है अगर रोहित शर्मा वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है, मुझे लगता है कि उसको कंटिन्यू करेंगे वर्ल्ड इंडिया की कप्तानी के लिए। मेरे को नहीं लगता, मेरे को ऑनेस्टली नहीं लगता कि अगर ये वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा T20 का वर्ल्ड कप नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप खेलेगा कि नहीं, मैं रियली डाउट कर रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता कि वो खेलेगा भी, अगर खेलेगा भी तो आई डोंट थिंक सो एज अ प्लेयर खेलेगा, क्योंकि इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुंबई इंडियंस के साथ वो सीन नहीं है। मैं जैसे अभी ये मुंबई इंडियंस आईपीएल इन बातों से हटके अगर एक साइड पॉइंट या फिर एक मेन पॉइंट में ये कहना चाहूँगा कि जो नॉर्मल फैंस हैं वो ये नहीं समझ रहे कि हार्दिक पांड्या का मुंबई के लिए कैप्टन बनना और रोहित शर्मा का कैप्टन ना होना इंडियन टीम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि यहाँ पे आप रोहित शर्मा को एक एडेड प्रेशर से कम कर रहे हो। आप ये देख पा रहे हो कि हार्दिक पांड्या कैसी कैप्टनसी कर रहा है, जब इतना ताकि फ्यूचर में इंडिया के लिए वो कैप्टन बन सकता है कि नहीं बन सकता है प्रेशर सिचुएशंस के लिए। और रही बात रोहित शर्मा एज अ बैटर की फ्यूचर में, तो मैं पर्सनली 2025 ये जैसे इस साल T20 वर्ल्ड कप है, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, और शायद 2025 में ही वो है WTC चैंपियनशिप फाइनल। मैं रोहित शर्मा एज अ बैटर को उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल खेलते हुए नहीं देखता हूँ, क्योंकि इवन कहीं ना कहीं फिटनेस कंसर्न्स भी हैं उसके साथ, कि वो अगर तीनों फॉर्मेट खेलता है तो वो कैसे मैनेज करेगा चीज़ों को,
कैसे मैनेज करेगा वो अपने फैमिली टाइम और बाकी सारी चीज़ों को। तो मैं ये देखता हूँ कि शायद वो T20 तो नहीं खेलेगा, फिर वो ODI प्लस और टेस्ट खेलेगा, खेलेगा, पिनशिप खेलेगा। या तो फिर वो एक अलग ही रूट अपनाएगा जहाँ पे सिर्फ वो ODI खेलेगा, ना टेस्ट खेलेगा ना T20 खेलेगा। पर क्योंकि लेटली टेस्ट करियर बहुत अच्छा रहा है रोहित शर्मा का, तो वो शायद टेस्ट में काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, काफी ज्यादा। क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ कि इंग्लैंड वाली जो सीरीज है उसमें बहुत ज्यादा बात हुई कि रोहित शर्मा बोल रहा है कि डोमेस्टिक डोमेस्टिक टेस्ट टेस्ट। मैंने आज से पहले रोहित शर्मा को इतना टेस्ट के बारे में बात करते हुए नहीं देखा था। अगेन मैं को उसके इंटेंशन पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उतना एक्सप्रेसिव ना हो, ठीक है। द पॉइंट है, मुझे लग रहा है वो बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में फोकस आ रहा है कि जहां पर वो टेस्ट चीज में लेगेसी वाले उसमें जा रहा है कि क्योंकि बात ऐसी है कि कोई तुम्हें T20 पावर के लिए याद नहीं रखता है, ठीक है। इट्स अगर तुम्हारी लेगेसी बनती है तो लॉन्गर फॉर्मेट से ही बनती है। तुम वनडे में अच्छा करो, तुम टेस्ट में अच्छा करो। मुझे भी यही सेम चीज लगता है कि वो आगे चलकर टेस्ट मैच में ही ज्यादा फोकस करेगा। तो ओवरऑल ये बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितने भी फैंस लोग हैं वो बेकार, बहुत ज्यादा इमोशनली इस चीज को सोच रहे हैं। गुजरात के फैंस अगर गुस्सा है, बू कर रहे हैं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मुझको ऐसा लग रहा है कि एक धोखा वाला फील आ रहा है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। बूइंग तब ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा उसको मतलब लिटरली इस तरह से कर रहे हैं जैसे कोई देशद्रोही हो गया, मतलब जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। जस्ट टू मच है मेरे लिए। तो मैं तो उस मैच में पर्सनली प्रेजेंट था वहाँ पे हाँ के ग्राउंड, तो मैंने वो चीज फील करी कि हार्दिक पांड्या जब साइड से दौड़ते हुए जा रहा है तब पब्लिक चिल्ला रही है, गद्दार चिल्ला रही है, छपरी चिल्ला है, लोकल है, मतलब ऐसे तो वडोदरा का है बट गुजरात का लोकल है वो। उसने काफी क्रिकेट चलना है मुख्यरा में के लिए, तो वो वैसे शाउट्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बीइंग अ काम कंपोज प्लेयर वो अपना नॉर्मल जा रहा है, अनबॉदर्ड रह रहा है, वो अपनी नॉर्मल फील्डिंग एटलीस्ट कोशिश कर रहा है अब। और साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अभी मैं आजकल सोशल मीडिया पे ये बहुत देख रहा हूँ कि भाई कैप्टन बन गया तो बॉलिंग खुद पहले करेगा, पावर प्ले में जो हो रहा है। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि कोई प्लेयर है जो अपनी फ्रेंचाइजी के रिसोर्सिस को यूज करते हुए अपनी एक ऐसी स्किल डेवलप कर रहा है जो इंडियन टीम के लिए काम आ सकती है। जनरली लोग ये करते हैं कि इंडियन टीम के लिए वो चीज़ पहले एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद आते हैं और फ्रेंचाइज के लिए वो चीज़ एग्जीक्यूट करना चालू करते हैं। रोहित शर्मा एज अ ओपनर इंडियन टीम में पहले था, बाद में MI के लिए ओपनर बना। हाँ राइट राइट राइट। रोहित शर्मा का ही एग्जांपल ले लो, यहाँ अगर हार्दिक पांड्या तुम्हारे लिए 14 में से 12 मैचेस में IPL के वो बॉलिंग कर रहा है पावर प्ले में, और 8 या 9 की इकोनॉमी रख रहा है, मान लो 8.5 की इकोनॉमी रख रहा है, बहुत अच्छी बात। बहुत इनफैक्ट ये कोई नई बात नहीं है। वो गुजरात के लिए भी ओपन में बोल, मैं मानता हूँ मोहम्मद शमी था एक साइड से, लेकिन वो पावर प्ले तब भी बॉलिंग करता था और कुछ खराब बॉलिंग नहीं करता था। वो इंडिया के लिए भी कर चुका है T20s में पावर प्ले में बॉलिंग। इवन ऐसा छोटी टीम्स के सामने उसने न्यूजीलैंड के सामने बॉलिंग करी है T20 में, जहाँ पे उसने शायद गप्टिल को या किसी को आउट किया था। ये सबसे वाला पॉइंट अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और सडनली लोगों ने ना हार्दिक पांड्या को कोई ऐसा बेकार प्लेयर एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया कि कोई बेकार है और इंडिया के लिए खेलना ही नहीं चाहता। देखो वर्ल्ड कप में जो इंजरी हुई थी वो ऐसी इंजरी नहीं थी जो श्रेयस अय्यर टाइप की थी कि बैक स्पैज्म हो गया, किसी को पता नहीं कि वो सेंचुरी आज मार रहा है, कल उसको कैसे बैक स्पैज्म हो रहा है। बहुत सबके सामने बहुत क्लियर था। अगेन इंजरी प्रोन है, उसमें कोई डाउट नहीं है वो, लेकिन बहुत क्लियर था सबके सामने। शायद उसको बॉल लगी थी, पैर मुड़ गया था, ऐसे कुछ हुआ था, राइट। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को याद है कुछ बॉलिंग करते टाइम का कुछ हुआ था। द पॉइंट इज सडनली उसको ऐसा बोला था कि हार्दिक पांड्या एकदम ही घटिया प्लेयर है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है और बहुत ज्यादा क्रेडिट लेने वाली बात है कि हार्दिक पांड्या ने इंडिया के लिए काफी सारे लेवल्स पे उसने अगर किसी को याद नहीं हो, जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले उसमें एक ही बंदे ने सबसे अच्छा बैटिंग किया था और वो हार्दिक पांड्या ही था। और उसके बाद विराट कोहली जैसे कुछ 50 ऑड रन मारे थे, ठीक है। उस टाइम पे ऋषभ पंत अच्छा नहीं खेला, रोहित शर्मा भी इतना कुछ खास नहीं खेला जितना मुझे याद है। आजकल मैं देखता हूँ इरफान पठान एकदम हाथ धो के, मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे, पीछे पड़ गया हार्दिक पांड्या के, विच आई फाउंड वेरी वियर्ड क्योंकि दोनों सेम सिटी सेम प्लेस से आते हैं, दोनों वडोदरा के प्लेयर हैं। और मेरे को बहुत ही वियर्ड लग रहा है कि वो एकदम सब कुछ एकदम दाना पानी लेकर चढ़ ही गया है इरफान पठान हार्दिक पांड्या को, विच इज वेरी सैड। इरफान पठान शायद बड़ौदा से निकला हुआ बेस्ट ऑलराउंडर बनना चाहता है कि भाई एटलीस्ट एक ऐसा फिल्टर हो जहाँ पे मैं सबसे अच्छा दिखूं, कि बड़ौदा इंडिया के लिए खेला और ऑलराउंडर
और उसमें मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं एक चीज तो मैं मानूंगा कि धोनी ने पूरी कोशिश की थी इसको है ना एक शेन वॉटसन वाला बनाने की, इरफान पठान को कोई कुछ भी बोले, तो बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। एक सेकंड तो क्या मेन मेन चीज़ ये है कि हार्दिक पांड्या ने बहुत करंट सिचुएशंस में परफॉर्म किया है। लोग बहुत ज़्यादा रिसेंसी बायस लेके चलते हैं। इवन बहुत ज्यादा पाकिस्तान का जो T20 मैच था जिसमें विराट कोहली ने जिताया, उसमें हार्दिक पांड्या एज अ बैटर क्या किया था लोगों को याद है, लेकिन हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर क्या किया था वो लोगों को याद नहीं। हार्दिक पांड्या के उस दिन भी 2 या 3 विकेट्स थी जो उसने शॉर्ट हाँ बॉल पे ली थी, ठीक है। एग्जैक्टली। और वो अच्छी खासी विकेट लेता है ना ब्रो, वो रिजवान वगैरह जैसे वो आउट कर चुका है काफी बार, तो हार्दिक पांड्या का उस मैच का सीन मुझे आज भी याद है कि एक टाइम था जहां 4 ओवर स्पिनर्स ने कंटिन्यू डाले थे और उन 4 ओवर में पाकिस्तान एकदम अनबॉदर्ड लगा था। तभी मैंने जैसे ही हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने आया था, मैंने बोला था कि गेम का पेस चेंज करने के लिए आया है, इस ओवर में विकेट जा सकता है। और पहली बॉल पे हार्दिक पांड्या ने बाउंसर मार के विकेट लिया था। शायद वो कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था, पर कौन था मुझे याद नहीं। शायद इमामुल हक होगा या कोई और होगा, फकर जमान होगा, लेकिन हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया था किसी लेफ्ट हैंडेड बैटर का बाउंसर मार के। तो ये चीज़ें लोग समझ नहीं रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जो अपनी स्किल्स डेवलप कर रहा है, जो उसकी कैप्टनसी की स्किल्स सामने आ रही है, जो उसकी फिनिशर की स्किल्स सामने आएंगी, वो इंडिया के लिए बहुत बहुत बड़ा एक स्किल सेट लेवल पे इम्प्रूवमेंट लाएगी। और साथ ही साथ बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हार्दिक पांड्या को खाली सोशल मीडिया के बेसिस पे बो करना, कमेंट सेक्शन में जाके छपरे लिख देना, उसकी पर्सनल पोस्ट पे जाके गाली लिख देने से आप ना ही कूल बन रहे हो और ना ही कोई फ़र्क आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ हो रही है उसमें उसकी कम गलती है, मैनेजमेंट की ज़्यादा गलती है। और साथ ही साथ एक इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं वो अपने आप को बेटर बनाने की ही कोशिश कर रहा है और वो अब ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है। और ये मतलब अगेन मैं स्क्रीन पे जस्ट दिखा रहा हूँ कि जस्ट बात हो रही है कि वो कितना अच्छा है, तो मैं ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि जस्ट उसके स्टैट्स देखो, ये इंटरनेशनल लेवल पे स्टैट्स है। 2020 में कुछ 40 की एवरेज, 156 का स्ट्राइक रेट है, 28 की एवरेज 140 का स्ट्राइक रेट, 33 का एवरेज, 140 का 5 का स्ट्राइक रेट। खाली ये रिसेंट 2023 में उसने जो 10 इनिंग्स खेली है वो शायद इतनी अच्छी नहीं गई उसकी, ठीक है। एंड सेम उसकी बॉलिंग का मैं दिखाना चाहूंगा। बॉलिंग में उसने अभी तक 73 विकेट्स लिया है, विच इज रियली गुड, ठीक है। इकोनॉमी इसकी 8.16 की है, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट लास्ट 2 साल में उसकी इकोनॉमी काफी अच्छी रही। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि उसको सडनली इस टाइप का प्लेयर बताना कि वो एकदम ही बेकार है, कोई सेंस नहीं बन रहा है। और ऐसा भी नहीं कि ये कुछ ओपन करके, ये बहुत प्लस सिचुएशन में खेलता है, 4, 5, 6 पे ज्यादातर खेलता है। इंडिया के लिए तो 5, 6 पे ही खेलता रहता है। ये कोई बेकार स्टैट्स नहीं है, मतलब तुम इसको ये नहीं बोल सकते कि यार कोई लिटरली कोई छपरी का स्टैट है, मतलब तुमको जस्ट कोई सेंस नहीं बना रहा। बट ठीक है, मेरे हिसाब से अपने ने ओवरऑल काफी ज्यादा इस पे सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। मेरे कोई पॉइंट नहीं रह गया मेरे हिसाब से, अपने ने सारे एंगल कवर करने की कोशिश की। अगर इसके बाद भी किसी को लगता है कि हम लोग दलाल है या हार्दिक पांड्या के पीछे पड़े, पर्सनली कोई इतना बहुत बड़ा फैन नहीं, मेरे को अच्छा लगता है हार्दिक पांड्या, लेकिन जहाँ वो बैठते वहां मैं उसको क्लियरली गलत बोलूंगा। उसके कहीं कहीं एटीट्यूड उस टाइप का है, ठीक है, आई डोंट माइंड। जहाँ पर पहले जो भी ये कॉफी विद करण वाला जो भी ये सीन हुआ था, उसके पहले जो वो एटीट्यूड कैरी करता था वो बहुत गलत था, लेकिन उसके बाद वो काफी ज्यादा उसके अंदर काफी इंप्रूव हुआ है। अगेन मेरे को है ना किसी के एटीट्यूड से भी इतना प्रॉब्लम, मैं ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। जब मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इतना देख रहा हूँ, वहां पर लिटरली लोग आपस में एक दूसरे को इतना ज्यादा इस तरह से ट्रीट करते हैं, वहाँ की ऑडियंस भी बहुत इस तरह, आई डोंट माइंड। बट ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर तुमको उसके एटीट्यूड से प्रॉब्लम तो उससे बात करो। अब इतने छोटे छोटे पॉइंट को निकाल के इतना हुआ बनाना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसकी क्रिकेट छोड़ के उसकी सारी चीजों में बात की जा रही है, उसकी क्रिकेट में बात नहीं की जा रही है। मैं इरफान पठान का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो ना छोटी छोटी बात पे उसकी एकदम पीछे ही पड़ गया, ठीक है। अभी जैसे कि टीम डेविड को आगे भेजा और खुद पीछे आया, मैं मानता हूँ कि ये ब्लंडर है, लेकिन जिस तरह से उसको हाईलाइट किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कभी धोनी ने इस लेवल की गलतियां नहीं की, बहुत की है ब्रो, ठीक है। पॉइंट मॉर्गन अगेन बहुत बड़ा कैप्टन, उसने इस टाइप की गलतियां की, तो ये बहुत वियर्ड तरीके से इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है, विच आई फाइंड इज रियली बैड। मेरे हिसाब से अपने ने काफी ज्यादा कवर कर दिया। अब मैं अपने सेकंड टॉपिक पे आना चाहूंगा। मैं एक्चुअली मैं क्वाइट एक्साइटेड था इस मेरा एक पॉइंट अभी भी बचा है पिछले बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे। जो
ये हमेशा बोलता रहता हूँ कि इस देश में शायद जो सबसे ज्यादा 2 लोग हैं जिनकी सबसे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी है, उसमें से शायद पहले नंबर पे हार्दिक पांड्या और दूसरे पे नरेंद्र मोदी आएगा, क्योंकि इन लोगों की जॉब सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है। ये इनकी प्लेस सिक्योर है क्योंकि इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। अब हार्दिक पांड्या को किससे रिप्लेस करूँ? भाई कोई नहीं। मैं तुमको, अगर तुम डोमेस्टिक फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जो हार्दिक पांड्या एक्चुअली में करता है, उस टाइप के प्लेयर्स भी बहुत कम है। ठीक है, तुम्हारे पास एक नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो तुमको थोड़ा बहुत आता है, वो 2 बंदे आ रहे हैं करंट, सिर्फ करंट फॉर्म की बात करें, एक वेंकटेश अय्यर है, ठीक है, जो बैट्समैन ज्यादा बेटर है, बॉलिंग उतनी अच्छी करता नहीं है। दूसरा है रमनदीप सिंह, ठीक है, रमनदीप सिंह इज वेरी मच रोमारियो शेफर्ड वाली कैटेगरी का प्लेयर है। वो हार्दिक पांड्या टाइप नहीं, हार्दिक पांड्या इज लाइक शेन वॉटसन। मैं शेन वॉटसन नहीं बोल रहा हूँ उसको, द थिंग इज मैं बता रहा हूँ कि शेन वॉटसन टाइप की कैटेगरी का प्लेयर है, जहां पर वो बैटर भी बहुत अच्छा है, बॉलर भी बहुत अच्छा है। रमनदीप इज लाइक, वो तुमको ना 180 190 की स्ट्राइक रेट से 20-22 रन मार के देगा और बॉलिंग में हाथ घुमा के देगा, और कोई है ही नहीं तुम्हारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। मतलब अगर है तो बहुत कम है, तुमको अभी तक उस लेवल पे दिखे ही नहीं है। तो ये चीज तो मैं मानता। कैटेगरी में शिवम दुबे को गिन लोगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा। शिवम दुबे, अगर तुम हार्दिक पांड्या को इंजरी प्रोन कह रहे हो तो आई डोंट नो तुम शिवम दुबे को क्या बोलोगे, मतलब चलो अगेन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैं एक्चुअली में क्वाइट एक्साइटेड हूँ, मेरे को नहीं पता तुझे कितना पता है, बट मैं काफी ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं ओवरऑल ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो बेसिकली सीन ऐसा हुआ कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हारा, बहुत बहुत बुरा खेला मेरे हिसाब से। मैंने जितने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप कैप्टन देखे, ये वन ऑफ द वर्स्ट था। स्टैट वाइज तो पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, वन ऑफ द वर्स्ट कैंपेन था पाकिस्तान का। ठीक है, उसके बाद जब बाबर आजम लौट के आता है, ऐसा सुनने में आया था कि बाबर आजम को बोला गया था कि आप टेस्ट की कप्तानी करें, और वनडे और T20 में हम लोग कोई और सोच रहे हैं, आप टेस्ट की कप्तानी करें। बाबर आजम ने सोचा कि भाई इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट टूर आ रहा है, जो पाकिस्तान ने पता नहीं 30-40 साल में जीता नहीं है। ठीक है, तो उसने मना कर दिया कि भाई मैं अगर लूंगा तो सारी कप्तानी लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। और उसने छोड़ दिया, शान मशहूद को कैप्टन बनाया गया और T20s में अफरीदी को बनाया गया। कट टू चेज, उनका जो शायद चेयरमैन था, मैं नाम बोल रहा हूँ, मूछ वाला था, नाम भूल रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको सडनली हटाया गया, वो भी बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बैठा हुआ था। वो सडनली हटा। वहाँ ऐसा होता है कि हर वहाँ जैसा प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे वहाँ की चेयरमैन है, PCB का चेयरमैन, वो हर 2 साल में कोई नया बंदा आता है और हर चीज चेंज कर देता है, कोई स्टेबिलिटी है नहीं। वो गया, मोहसिन नकवी करके नया चेयरमैन बना है, जो अपेरेंटली कॉन्स्टिट्यूशनली सिलेक्ट हुआ है। वो आया और उस टाइम पे शाहिन अफरीदी को कैप्टन बना दिया गया। अगेन शाहिन अफरीदी के मैं उसमें बोलना चाहूंगी, शाहिन अफरीदी ने उसके पहले 2 PSL बैक टू बैक जिताए थे। ठीक है, जो उनका प्रीमियर T20 टूर्नामेंट है, नॉट दैट बैड, मैं एक्चुअली फॉलो करता हूँ, उतना कुछ खराब टूर्नामेंट नहीं हो, काफी अच्छा टूर्नामेंट होता है। इनफैक्ट शाहिन अफरीदी को T20 उसका वो बनाया गया, मोहम्मद हफीज को टीम का डायरेक्टर ऐसा कुछ बनाया गया, जो अगेन उनका थोड़ा बड़े वियर्डली तरीके से था। उसका पेमेंट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, वो बस मतलब ऑन पेपर नहीं था वो मोहम्मद हफीज, जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन थी कि भाई मैंने तेरे को बोल दिया कि तू टीम का डायरेक्टर है, लेकिन आप पेपर नहीं। और टीम का डायरेक्टर बना, वो न्यूजीलैंड के सामने एक सीरीज हुई शाहिन अफरीदी की, जो लोग 4-1 आई गेस हारे। उसके बाद कट टू PSL, जहां पर शाहिन अफरीदी की टीम ने शायद लास्ट एंड किया। ठीक है, जो उनकी टीम थी लाहौर करंटस, लास्ट एंड किया। मोहसिन नकवी जो नया चेयरमैन है, उसने सडनली पे डिसाइड किया कि नया कैप्टन होगा। एंड द पॉइंट इज, वो लोग वापस से बाबर आजम के उसमें चले गए। बाबर आजम द कैप्टन, अभी मेरे पास स्टैट नहीं है, लेकिन जब एडिट कर रहा हूँ तो मैं लगा दूंगा, मैंने उसके ऊपर बहुत अच्छी खासी रिसर्च की। बाबर आजम द कैप्टन की मैं बात कर रहा हूँ, बैटर की बात नहीं कर रहा हूँ। बाबर आजम द कैप्टन ने टेस्ट मैच में कुछ खास नहीं किया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। उसने अपने घर में इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हुआ है। मतलब जस्ट इमेजिन कर कि अगर रोहित शर्मा 2 टेस्ट मैच भी अगर हार जाता इंग्लैंड से, मेरे को लगता है पुतले जला दिए होते। ठीक है, व्हाइट वॉश तो सोच भी नहीं सकता, व्हाइट वॉश हो गया वो। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आती है, ऑस्ट्रेलिया से भी वो सीरीज आ रही है। टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से बैक टू बैक एक एशियन कंडीशन में आ रहा। न्यूजीलैंड आती है, उससे 1-1 या ड्रॉ हो गई, नहीं ड्रॉ नहीं हुआ, उसके सामने भी एक सीरीज नहीं जीता, वो पूरी सीरीज ड्रॉ हुई। हुआ था शायद साउथ अफ्रीका से बहुत पहले वो लोग खेले थे। मतलब एक कुछ है ना, 1 साल के गैप में 3 टीम बैक टू बैक आके गई थी, टेस्ट खेल के गई थी, और तीनों की 3 बाहर की टीम थी, सेना कंट्रीज में से, ईना जो भी तुम बोलो। वो लोग अपने घर में एक टेस्ट नहीं जीते ब्रो पूरे सीजन में। उसके बाद इंग्लैंड से T20 हारे, ऑस्ट्रेलिया से एक आध ODI सीरीज जीत गए,
और 2021 से शायद उन्होंने कोई T20 सीरीज नहीं दी। ये उसका टेस्ट का परफॉर्मेंस है। ओडीआई में मेरे हिसाब से सबने एशिया कप वाज रियली बैड। एशिया कप में वो लोग ने नेपाल के सामने खेला, उसके बाद पूरा एशिया कप बकवास खेला, वो लोग शायद फाइनल्स में भी नहीं आए। श्रीलंका फाइनल्स में आई थी, जबकि श्रीलंका की कितनी खराब हालत थी ओडीआईज में सबको पता था। श्रीलंका फाइनल्स में वर्ल्ड कप में उन्होंने सबने देखा जिम्बाब्वे के सामने क्या किया, कुछ खास नहीं। T20 में एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा उसकी जीत आई है बांग्लादेश के सामने, ठीक है, एंड सेकंड हाईएस्ट जीत है उसकी जिम्बाब्वे के सामने। ये मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम द कैप्टन की। मेरे को कोई सेंस नहीं समझ आ रहा है। इनफैक्ट पीएसएल में भी जो उसकी टीम है पेशावर जालमू, वो इस बार शायद क्वालिफाई तो कर गई थी उनकी, लेकिन बहुत ज्यादा उसके ऊपर ये टाइप का इल्जाम लगाया जाता है कि डैरेन सैमी कोच है पेशावर जालमी का। डैरेन सैमी बाहर से कोचिंग करता है, ऐसा बाहर से कप्तानी करता है। ये बहुत बहुत ज्यादा वो है वहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर या बहुत स्ट्रॉन्ग बात है कि डैरेन सैमी इज द कैप्टन, जो एक्चुअली में बाहर से सब कुछ सीन रन करता है। डैरेन सैमी ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट भी दिया था कि इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है। उसने ये नहीं बोला था कि मैं ऐसा करता नहीं, उसने ऐसा बोला इसमें गलत क्या है, ठीक है। द पॉइंट इज शाहीन अफरीदी को तुमने एक सीरीज दिया, मैं कोई इतना बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ शाहीन अफरीदी का, मेरे को तो कुछ खास लगता भी नहीं वो, लेकिन शाहीन अफरीदी को तुमने सिर्फ एक सीरीज दिया, 5 T20 दिया, उसको हटा दिया, एंड बाबर आजम इज बैक। तेरा इसमें क्या कहना है ब्रो? तेरा इसमें क्या कहना है कि बाबर आजम को कोई वापस एकदम कैप्टन? मेरे को तो पहले तो ये नहीं समझ आ रहा है कि बाबर आजम पागल है क्या, कि वो क्यों कप्तानी ले रहा है। उनके साथ T20 में बहुत सारी इश्यूज है, मैं झूठ नहीं कहूंगा। मोहम्मद रिजान और बाबर आजम का जो साथ में वो लोग ओपनिंग पेयर है, तुम लोग बात करोगे कि इनका सामने 150 0, लेकिन एज अ ओपनिंग पेयर वो लोग एवरेज वाले आयु का एज अ स्ट्राइक रेट बहुत इनका इशू है। 180 के ऊपर जब जब चेजेस होते हैं वो दोनों बहुत बड़ा ड्रॉबैक लाके देते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है बाबर आजम ने एक्सेप्ट भी क्यों किया और ये लोग बाबर आजम के बाद वापस गए भी क्यों। मतलब तेरा इस पे क्या कहना है? और जस्ट वर्ल्ड कप अभी 12 T20 खेलेंगे वो लोग, वर्ल्ड कप खेलने से 12 T20 इंटरनेशनल्स खेलेंगे अगेंस्ट इंग्लैंड भी एंड इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सी टीम्स, क्योंकि वो लोग आईपीएल खेल रहे हैं। तेरा ओवरऑल इस पे क्या कहना है? मैंने अच्छा खासा ओवरव्यू दे दिया क्या सीन हुआ है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर बहुत ज्यादा। तो उसमें हुआ ये है कि जब जैसे तूने बोला कि बाबर आजम ने बोला या तो मैं ऑल 3 फॉर्मेट कैप्टन रहूँगा या ऐसे स्प्लिट कैप्टन से एक्सेप्ट नहीं करूँ, इनफैक्ट इस बार भी ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस टाइम तो बाबर आजम को हटाने के लिए या साइडलाइन करने के लिए एक इंस्टिंक्टिव डिसीजन ले लिया कि हम शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बना देते हैं। प्रीवियस मैनेजमेंट नहीं, प्रीवियस मैनेजमेंट, क्योंकि उनको मदद कर रहे हैं। हाँ, फिर जैसे ही वो न्यू मैनेजमेंट आई उन्होंने देखा कि ये चीज़ तो सूट नहीं हो रही, और शायद शाहीन अफरीदी टोटली लॉस्ट लग रहा था उस पूरी सीरीज में, जितना मैंने उस सीरीज को देखा था। कैप्टनसी वाइज भी ना कुछ खास हो रहा था, ना बॉलर के तरीके से कुछ खास परफॉर्म कर पा रहा था वो, पर फिर भी एज अ इंडिविजुअल प्लेयर शाहीन अफरीदी का पीएसएल ठीक ठाक ही गया था। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा गया था या उसके टॉप 2 सीजन्स में से वो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अचानक से फिर से बाबर आजम की तरफ जाना, और सबसे बड़ी बात बाबर आजम का उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब टीम के लिए नहीं हो रहा था। ये एक मैनेजमेंट अपने आप को अपनी तरफदारी दिखा रहा था कि भाई ये प्लेयर हमारे रीजन का है, ये हमारे लिए अच्छा सपोर्टिव रहेगा, हमको बैक स्टैप नहीं करेगा, तो हम इसको बना देते हैं। नया मैनेजमेंट आया, उसको लगा कि कहीं ना कहीं बाबर आजम ज़्यादा सूटेबल होगा इन सब चीज़ों के लिए। वो पहले से थोड़ा बहुत कर भी चुका है, ब्रांड ऑफ क्रिकेट है पाकिस्तान में, तो उसी को बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा मनी मिल को। इसी चीज पे मैं एक और चीज कंटिन्यू जस्ट ऐड करूंगा छोटा सा। बाबर आजम द बैटर उनके लिए काफी बड़ा है, लेकिन बाबर आजम को जब 4 साल कप्तानी की, जितना मुझे याद है सरफराज अहमद को हटाया उसके 2019 के बाद से शायद कैप्टन बन गया था बाबर आजम। काफी लंबा स्टेंट मिला उसको, ऐसा नहीं कि थोड़े मैचेस, बहुत मैचेस की उसको कप्तानी मिली है। वो ना वो कुछ ऑयल मॉर्गन, बेन स्टोक्स या धोनी टाइप उसके अंदर कुछ दिखाया, ना ही वो कुछ टेक्निकली ब्रिलियंट है, ना ही उसने अपने ट्रूप्स को बहुत ज्यादा जैसा डैरेन सैमी ने किया था वेस्ट इंडीज के लिए, कि भाई उसने जोश इतना भर दिया था कि भाई लोग कुछ भी कर रहे थे उस टाइम पे। उसने कुछ नहीं किया ब्रो, और उसको काफी ज्यादा फ्री हैंड मिला था। ये मैं इतना कहूंगा, मैंने जितना पाकिस्तान को फॉलो किया, पाकिस्तान के क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा फ्री हैंड अगर किसी कैप्टन को मिला है तो बाबर आजम को मिला था। उसने अपने उसने एक प्लेयर डेवलप नहीं किया एज मैं वो बताऊंगा एज अ कैप्टन।
यू डोंट हैव शाहीन अफरीदी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। कोई नेपाल हो, जिम्बाब्वे हो, ऐसी ऐसी टीमों के सामने उसने अपने मेन 11 खिलाए, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है ब्रो। नशीन शाह जैसे इंजर्ड हो तुम्हारे पास प्लेयर ही नहीं है बॉलिंग करने, ठीक है। तुम्हारे पास शाहीन अफरीदी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तुम्हारे पास नसीम साहब का कोई, अभी कल को जस्ट मैं कह रहा हूँ बाबर आजम ही इंजर्ड हो गया, कौन बेटर आएगा ब्रो? तुम्हारे पास कौन बेटर है जो ओडीआई या टेस्ट खेल सकता है? T20 में तो भी तुम मोहम्मद हारिस या अभी उस्मान खान की बात चल रही है, मैं उस्मान खान पे भी आऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी। हाँ, साई अयूब अगेन, बट लेकिन कोई डेवलप्ड प्लेयर नहीं है ना ब्रो इंटरनेशनल, उसने एक प्लेयर नहीं। तुम्हारा पूरा वर्ल्ड कप चल रहा है, तू इमेजिन कर एक एशियन टीम जिसके पास स्पिनर नहीं है। मतलब मेरा माइंड ऐसा हो गया था कि मजाक कर रहे हो क्या तुम लोग, कि एशियन टीम और उनके पास अच्छे स्पिनर नहीं। उससे अच्छे स्पिनर तो यार जिम्बाब्वे के मैं बोल दूंगा सिकंदर राजा डाल रहा था ब्रो। मतलब चल वर्ल्ड कप नहीं खेला, लेकिन पॉइंट स्पिनर्स नहीं थे। तो उसने मोहम्मद नवाज को खींचता गया द पॉइंट कि मोहम्मद नवाज आज के टाइम में जोक बन गया ब्रो। उसको कॉन्फिडेंस आज के टाइम में इतना टूट गया है ना कि उनको इमाद वसीम को वापस लाना पड़ रहा है। अब मैं इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर पे आ रहा हूँ। शाहीन अफरीदी IL T20 खेल रहा था मोहम्मद आमिर के साथ, ठीक है, और दोनों साथ में खेले। मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा IL T20 गया। शाहीन अफरीदी ने कन्विंस किया मोहम्मद आमिर को, ये बहुत क्लियर न्यूज है, मोहम्मद आमिर को कन्विंस किया तू वापस इंटरनेशनल खेल, प्लीज तू खेल, T20 वर्ल्ड कप में जरूरत है। उसने सेम इमाद वसीम को, इमाद वसीम ही नाम है ना उसका, गलत नाम तो नहीं ले रहा हूँ अपना लैपटॉप के साथ, हाँ इमाद वसीम, उसको कन्विंस किया कि तू खेल, तू बहुत जरूरी है हमारे लिए, तू नया बॉल में डालता है, नीचे आके खेलता है। तू मोहम्मद नवाज ट्राई किया, बेकार निकला है वो। अब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का बहुत क्लियर है कि वो लोग को है ना पब्लिकली वो लोग ने बाबर आजम के खिलाफ बोला है। इनफैक्ट इमाद वसीम और बाबर आजम से एक दूसरे को एक सीधा आंख में भी नहीं देखते, इतना वो है क्लियर, मतलब क्लियरली देखते नहीं, एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, ऐसा सीन। अब ना तो वापस उन्होंने बाबर आजम को कैप्टन बना दिया। डू यू थिंक इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर उसकी कप्तानी में उतना अच्छे से खेल पाएंगे, उतना अच्छे से ईज इन कर पाएंगे? मेरे को नहीं लग रहा है ब्रो, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। अब और सेम बाबर आजम को इमाद वसीम पसंद नहीं था, इसीलिए तो उसने मोहम्मद नवाज के पीछे पड़ा रहा हो, क्यों उसने मोहम्मद नवाज को इस पॉइंट तक रगड़ा है कि अब आज के टाइम वो टूट के बिखर गया है। सेम शादाब खान को ऑडियंस में उसने इस पॉइंट तक खींचा है ना कि आज के टाइम में मेरे को उसका लॉन्गर फॉर्मेट तो दिखता भी नहीं है। तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ना बाबर आजम एज अ प्लेयर, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुम उसके पास वापस जाओ, जैसे कि धोनी लेवल पे हो, जैसे कि जडेजा के साथ हुआ था, चिन्ना ने जडेजा को बनाया, जडेजा नहीं करवाया, तुमने धोनी के पास वापस गए। बाबर आजम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरा मतलब ओवरऑल क्या लगता है तेरे को इस पे? मुझे लगता है टीम केमिस्ट्री बहुत खराब हो जाएगी इसकी वजह से। बहुत खराब ब्रो, बहुत खराब। टीम केमिस्ट्री बहुत खराब हो जाएगी, कहीं ना कहीं तुम फिर से वही बाबर रिजवान वाले एरा में जा रहे हो जहाँ पे तुमको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट तो मिले नहीं। हाँ, तुम एक T20 वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचे थे, ठीक है, लेकिन वो भी कैसे पहुंचे थे कि जस्ट अ फ्लिप ऑफ कॉइन जो 3 या 4 बार तुम्हारे फेवर में गिर गया। वो एक आउट ऑफ लक था ना ब्रो। तू जिम्बाब्वे से आ रहे वर्चुअली तू इजीली बाहर हो, नेदरलैंड ने अफ्रीका को हरा दिया, और कोई मैच था जो उनके फेवर में गया, उसका तुम बांग्लादेश से जीत गए, ऐसा कुछ हुआ था। तो ये चीजें बार बार नहीं होंगी। और सेम टाइम पे जब तुम एक ऐसी टीम लेके चल रहे हो जहाँ 3 या 4 लोग हैं जो हीरो बनना चाहते हैं और अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि भाई मैं सही था, कप्तान ठीक है मैं सही था। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को ये लगती है बाबर आजम को कैप्टन किस फिलोसफी से बनाया गया था इनिशियली भी, जो फिलोसफी शायद इंडिया में 20 साल पहले या जब सौरव गांगुली कैप्टन बना के पहले फॉलो होती थी, बेस्ट बैटर है उसको कैप्टन बना दो, बाकी वो अपना खुद से देख लेगा। तो ये चीजें सही नहीं है। अगर इसमें भी पाकिस्तान आउट ऑफ लक या बाय एनी चांस अगर कोई मेजर चीज जीत जाता है, तब मैं ये समझूंगा कि टैलेंट पूल तो बहुत अच्छा ऑलरेडी है उनके पास, लेकिन साथ में केमिस्ट्री बन गई और चीजें क्लिक हो गई जब उनको जरूरत थी। स्पेशली T20 में यू नेवर नो, क्लिक हो जाती, मतलब वनडे टेस्ट में क्या तुम्हारे पास ज्यादा स्किल के ऊपर तुम प्रोलॉन्ग गेम है तुम, लेकिन T20 समटाइम्स इज जस्ट कि हो गया ब्रो वो चीज। जितना गेम छोटा होता जाता है लक का फैक्टर उतना ज्यादा बढ़ता जाता है, लेकिन क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फिर से नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगी, वो हरा देगी, फिर से नेमीबिया श्रीलंका को हरा देगी। तो ये चीज है। अब शायद जिस लेवल पे अफगानिस्तान ग्रो कर रहा है और जिस लेवल पे पाकिस्तान धीरे धीरे डिटोरेट होता जा रहा है, ज्यादा दूर नहीं है वो दिन कि तुम एक
हाई लेवल कंपटीशन देख पाओगे। अफगानिस्तान। हाँ, कि सेकंड बेस्ट एशियन टीम के लिए तुम अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैचअप देख रहे हो कि क्या सिनारियो है ये लोगों का। तो मुझे लगता है बहुत हाई टाइम है पाकिस्तान को, या तो वो अपने बेसिक्स को सॉर्ट कर ले कि भाई ठीक है तुम लोगों की ये रोल है, तुम बहुत सीनियर पर्सनालिटीज हो, इंडिविजुअल सुपरस्टार्स हो, लेकिन तुम टीम की नीड के लिए खेलना। इमाद वसीम अब ये सोचने लगे कि पावर प्ले में मेरे को 2 ओवर डालनी ही है और मैं बैटिंग 5 या 6 पे करूंगा ही रिगार्डलेस जो भी सिचुएशन हो, तो वो चीजें नहीं चल पाई। हाँ, मैं इस चीज पे एक और उस पे हाँ नहीं खत्म कर दे, मैं तेरे को ऑलरेडी एक बार रोक चुका हूं, बोल दे, कंटिन्यू कर दे। सिमिलरली मोहम्मद आमिर का भी है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मोहम्मद आमिर 1 ओवर पावर बेंच पे हो, ना डाले और अगले मैच से बेंच पे हो, और या फिर डेथ में उसको 2 ओवर डेथ में एक मिडल में डालना। ब्रो मोहम्मद आमिर का वापस आना और इमाद वसीम का वापस आना, ये सब क्लियर टेस्टामेंट बाबर आजम और रमीज राजा के एरा में कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ, ये सब क्लियर टेस्टामेंट। मेरे को याद है मोहम्मद आमिर शायद 2019 के वर्ल्ड कप में शायद कुछ खेला ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। इमाद वसीम का भी मेरे को याद, इतने साल बाद भी अगर तुम्हें 2 बंदे वापस बुलाने पड़ रहे हैं, तुम्हारे डोमेस्टिक में तुम्हारे पास या तो बंदे नहीं है, अगर बंदे हैं तो तुमने उनको अपर लेवल पे चांस ही नहीं दिया, तुम उनके साथ कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, ठीक है, कि ये हमें इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करके देंगे। तो उनके साथ कॉन्फिडेंट, शाहनवाज धानी हो गया, हसन अली हो गया, तुम्हारे पास और भी जो नए शहादत खान आ रहा है, तैयब ताहिर है, अबरार अहमद है, तो उनके साथ तो तब कॉन्फिडेंट हो गए ना जब तुमने उनको खिलाया होगा इंटरनेशनल स्टेज पर, तुमने उनको देखा। तुमने कभी खिलाया ही नहीं है, पता कैसे चलेगा। अबरार अहमद अभी तक एक भी T20 इंटरनेशनल नहीं खेला, एक भी ODI का इंटरनेशनल नहीं। मुझे तो पहली बात ये नहीं समझ आई कि अबरार अहमद था क्यों नहीं टीम में। आवाज आ रहा है? हाँ, बार डिस्कनेक्ट। मतलब पॉइंट इज, ये बहुत क्लियर टेस्टामेंट है कि बाबर आजम के एरा में तुमने उससे बंदे ही रेडी नहीं किए, जिसके कारण तुम्हें मोहम्मद आमिर को वापस लाना पड़ रहा है। ब्रो वो बंदा बहुत क्लियरली सुना के गया था पाकिस्तान क्रिकेट। सेम इमाद वसीम, इसके मुंह पे वो ये ज्यादा उसने बाबर आजम के खिलाफ बोला है। ये लोग डेली बैठ के यही तो करते थे न्यूज़ चैनल पे कि दोनों साथ में बैठे रहते थे और बाबर आजम की गलतियां डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉइंट आउट करते रहते थे। बहुत क्लियरली पॉइंट आउट करते थे, बहुत क्लियरली पॉइंट आउट। तो मैं इंडियन क्रिकेट से जस्ट एक छोटा सा करूं, इट्स लाइक भुवनेश्वर कुमार, फैंटास्टिक ब्रिलियंट प्लेयर। वो उसको जब लास्ट T20 खिलाया गया था, उसको T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था बाय BCCI, और उसके पास उस बंदे को खिला नहीं रहे। ठीक है, वो इतना मतलब भुवनेश्वर कुमार जैसे बंदे का प्रोस्पेक्ट नहीं बन पा रहा है। अगर भुवनेश्वर कुमार पाकिस्तान में पैदा हुआ होता, वो लेजेंड होता। तो शायद वो लोग वसीम अकरम से कनेक्ट कर रहे होते कि भाई हमारा वसीम अकरम यही है। तो मेरे समझ नहीं आ रहा, बाबर आजम का कोई सेंस नहीं बनता है। मेरे हिसाब से शाहीन अफरीदी को कंटिन्यू करने देना चाहिए था। अगेन मैं कोई बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं उसकी कप्तानी या उसकी जो पॉइंट इज, जब तुमने उसको बना दिया है तो एटलीस्ट है तो थोड़ा उस तो रन दो एक। या तो तुम शादाब खान को बना देते, शादाब खान बाबर आजम का वाइस कैप्टन था, इसका भी शाहीन अफरीदी। या तो तुम ये सब चीजें, एक बंदा जो मेरे को लगता है ना बहुत ज्यादा सियाना बिल्ला बन के घूमता हुआ है, मोहम्मद रिजवान। मेरे को बहुत क्लियरली दिखता है कि उसको कैप्टन बनना है। उसने PSL में भी अच्छा किया, उसकी फाइनल तक टीम गई है बैक टू बैक, लेकिन वो कुछ भी कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं देता। ऐसे बहुत बात होती है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम क्लोज फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब भी ऐसी बात होती है कोई रिजवान की कप्तानी की बात नहीं करता। मेरे को लगता है इंटरनली कुछ तो सबको पता है कि रिजवान अजीब सा कैरेक्टर है, नहीं तो क्यों रिजवान की कप्तानी की बात नहीं होती, मैं समझ नहीं पाता कभी। बस ये मेरे को लगता है। मुझे जैसे तूने भुवनेश्वर वाला एग्जांपल दिया, मुझे ये लगता है कि जैसे ये लोग मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम पे वापस गए, अगर इंडियन क्रिकेट में ऐसा कुछ होता है, इट्स लाइक कि नंबर 4 के लिए तुम 2023 में वापस अंबाती रायडू को ला रहे हो कि भाई हाँ हमको पता है कि हम 2019 में नंबर 4 की वीकनेस से हारे और 4 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, और अब वापस आ जाओ कि तुम खेल लो नंबर 4। सो जस्ट इमेजिन कर कितने लेवल पे वो मतलब ट्विटर एक्सप्लोड हो जा रहा हो सर। तो बहुत मतलब, पर देख जैसे कि हमेशा बोला जाता है पाकिस्तान क्रिकेट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वन मोमेंट अप वन मोमेंट डाउन। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या पता वो ये ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जीत जाए USA में। ब्रो बट अगेन मुझे लगता है ना, ये बहुत अगेन वो लोग बहुत शॉर्ट साइटेडनेस हो रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप ठीक है, इट्स अगेन गुड, हर 2 साल में होता है। मेरे को ऐसा लगता है T20 की अभी भी उस लेवल में रिस्पेक्ट नहीं, हालांकि एज एन इंडियन मैं चाहूँगा जीत जाए हम लोग, लेकिन
वनडेज एंड टेस्ट की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, बहुत ज्यादा लोग उसको देखते हैं, लेकिन और पाकिस्तान एज अ टेस्ट टीम तो बची नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है ब्रो। ऑस्ट्रेलिया में जाके शान मशहूद ने कुछ लेवल्स पे अच्छा किया, लेकिन अगर तुम ओवरऑल स्कोर लाइन देखोगे तो बेकार ही लगता है, वो 3-0 आ रहे। लेकिन कहीं कहीं वो लोग ने फाइट दी थी। अगर तूने एक इंग्लैंड वाली अगर सीरीज देखी होती, जो इंग्लैंड और इसकी हुई थी पाकिस्तान की, जहाँ पर पाकिस्तान व्हाइट वॉश हुआ था, पहली मैच में शायद उन लोगों ने पहले दिन में 500 रन लगा दिए थे ब्रो, इंग्लैंड वालों ने। 548 समथिंग। देख रहा हूँ, हाँ बोला कि क्या चल रहा है, और तीनों मैच में 60 विकेट ले गए, तीनों मैच मिला के इंग्लैंड वालों ने 60 विकेट लिए। तो वही बात है, पाकिस्तान अभी पूरा एक टेंट्रम्स में ही फंसा हुआ है, उनके पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। जैसे तूने कहा कि T20 वर्ल्ड कप है, वो शॉर्ट साइटेडनेस है, मेरे को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये एक ब्रांड बनाया जा रहा है ताकि पब्लिक को बेचा जा सके 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी। भाई सारे स्टार्स खेल रहे हैं, तुम आओ देखो, पैसा बने लोगों का, बाहर की पाकिस्तानी पब्लिक भी देख रही है मैच, तो ये भी एक। बट डोंट यू थिंक अगर मान ली यही अगर T20 वर्ल्ड कप में लोग अच्छा नहीं करते, या T20 वर्ल्ड कप तक पहले से अच्छा नहीं करते, जिसका बहुत बड़ा रीजन बाबर आजम हो सकता है, तो फिर तो वो तो और उल्टा तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा ना। हाँ, ये तो पूरा गैम्बल है जो कि एक्सप्लोड हो ना हो, लेकिन इम्प्लोड जरूर हो सकता है। इसमें तो मैं बहुत क्लियरली, मेरा ऐसा कहना है कि भाई तुम अगर कोई नई मैनेजमेंट आ रही है, ठीक है, तो भाई प्लीज ये मत करो कि जो पिछले वाले ने किया था सब कुछ हटाओ, प्लीज। अच्छा, तो उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करो, उसमें ट्विक्स करो, जो बेटर कर सकते हो करो। ये कैसी बात हो गई, जय शाह है, जय शाह के बाद जो भी आएगा अपना BCCI आएगा, वो आके हर चीज पुरानी चीजें हटा रहा है। अजीत अग्रकर को चीफ सिलेक्टर बनाया, उसने पुरानी सारी चीजें हटाई। ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। ये तो जैसे, ये मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम कोई ऐसे कौन हो, तुम डिक्टेटर टाइप हो कि पिछले राजा की सब कुछ गायब करने है मेरे को, और मैं आगे चल के अपनी लेगेसी, डजंट मेक सेंस। तो हाँ, मेरे हिसाब से अपने ने काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल काफ़ी अपने ने हार्दिक पांड्या पे काफ़ी 40 मिनट जैसा डिस्कस कर लिया, बाबर आजम पे भी अपने ने 20 मिनट जैसा डिस्कस कर लिया। अगेन जब अपने कप्तानी की बात कर रहे थे, मैं जस्ट एक मैच हाईलाइट करना चाहूँगा जो मेरे को लगा कि अपने को छोटा सा उस पर डिस्कस करना है। अगर पता नहीं तूने देखा कि RCB वर्सेस KKR का रिसेंटली जस्ट 2 दिन, हालांकि आज आप 31 मार्च को हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और पता नहीं ये यूट्यूब पे कब आएगा, शायद 2-3 दिन में आ जाना चाहिए। और द पॉइंट इज RCB वर्सेस KKR का मैच हुआ था, जहाँ मुझे लगता है पैम डु प्लेसिस ने एकदम एब्सोल्यूट बुलशिट कप्तानी की थी। पर्सनली मैं बहुत खुश हुआ एज अ KKR में, लेकिन अगेन मेरे को जस्ट पुट आउट करना था कि पैम डु प्लेसिस ने कप्तानी बहुत करी। हाँ, तेरे को क्या लग रहा है इस बार बुराई, क्या लग रहा है कि क्या लग रहा है IPL का कौन क्या कैसे क्या लग रहा है, कौन मतलब अभी तो पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं, 2 मैचेस हुए हैं, लेकिन कुछ वीकनेसेस हैं जो विजिबल हैं, जो आगे चलते हुए बहुत ज़्यादा दिखेंगी। जैसे कि एवरग्रीन RCB की बॉलिंग की प्रॉब्लम, जहाँ ना कोई प्रॉपर स्पिनर है, ना कोई प्रॉपर फास्ट बॉलर है। अब जब आपके पास ना कोई एक रिलायबल बॉलर भी ना हो, इवन सिंगल, कि शायद बाय स्टैट्स 2 मैचेस या 3 मैचेस जो भी RCB के हुए हैं, तुम बोलोगे कि जो तुम्हारा लोकल टैलेंट है वैसक, वो शायद ज़्यादा अच्छा बॉलर है सबसे, ठीक है। तो वो चीज़ें RCB को कोई कौन वैव डागर कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, वो अच्छा कंटिन्यू बॉलिंग में चल रहा है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो वो, लेकिन वो भी है ना कि मयंक डागर तब तक अच्छा है जब तक वो डिफेंड कर रहा है। जब अगर वो विकेट लेने चला जाएगा तो मयंक डागर उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। IPL अपने ने सब कुछ आई गेस कवर कर लिया, जो 2 मेन टॉपिक पे अपने बात करना चाहता था मैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो बाबर आजम की कप्तानी पे डिस्कस कर लिया, हार्दिक पांड्या बहुत बड़ा मेन टॉपिक था। ओवरऑल हम दोनों का क्रक्स ये निकला है कि हार्दिक पांड्या बहुत अनड्यू नेगेटिविटी और हेट झेल रहा है। बैंटर तक ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रोलिंग ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनड्यू हो रहा है। एंड एंडिंग क्या कहना चाहेगा ब्रो ओवरऑल पॉडकास्ट का, जो अपने हार्दिक पांड्या इस पर डिस्कस किया, तेरा क्या कहना होगा, जस्ट क्या बोलते हैं क्लोजिंग रिमार्क्स? मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स तो यही रहेंगे लोगों के लिए कि थोड़ा सा ये सारी चीज़ों से हट के मैच को देखो कि लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उससे तुम्हारे इंटरनेशनल टीम को क्या बेनिफिट हो सकता है, या कोई फॉरेन प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो चीज़ कहीं ना कहीं तुमको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में सामने तुम्हारे आ सकती है। जैसे कि फिल शॉर्ट का बहुत अच्छा परफॉर्म करना तुमको एज अ KKR फैन शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब अगर वो इंडियन टीम के सामने स्पिन अच्छी खेलेगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो, थोड़ा बड़े पिक्चर को देखो,
मैं तो यही मैं कहना अगर चाहूँ। इसको अगर क्लोजिंग रिमार्क में दूं तो मेरे को लगता है, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि एकदम गधों की तरह रिएक्ट कर रहा है मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस। इनफैक्ट अपने तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी है जहाँ पर इस टाइप का रिएक्शन अपने देख रहे हैं, जहाँ मुझे मुझे पर्सनली लगता है कि लोग क्रिकेट को उतना तरीके से देख ही नहीं रहे। लोग बहुत रिसेंसी बायस, अगेन एक बहुत अच्छा टर्म है, कि मेरे को ऐसा लगता है कि लोग बस रिसेंट मैचेस देख रहे हैं और पॉपुलर नैरेटिव क्या चल रहा है उसके ऊपर अपना माइंड बना दे रहे हैं। वो लोग की खुद की कोई रिसर्च या खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, जस्ट आसपास क्या चल रहा है उसके बेसिस पे वो लोग बना दे रहे हैं। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि तुमको अगर हार्दिक पांड्या को ट्रोल करना है, उसकी कप्तानी को ट्रोल करना है, उसकी कप्तानी, तो उसके फैक्ट्स या उसकी सही चीज़ों पे बात कर, जैसे जसप्रीत बुमराह को ओवर न देना, ऐसा बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है ब्रो। लेकिन कोई सेंस नहीं बन रहा जिस तरह से उसको छपरी बोल के गाली दिए जा रहे हैं, डजंट मेक सेंस। मेरे हिसाब से उसकी कोई गलती भी नहीं है, जस्ट बिकॉज वो एम्बिशियस है तुम्हें, उसमें कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से अपने ने काफ़ी लंबा अच्छा खासा एक मिनट का, 1 घंटे के ऊपर का पॉडकास्ट हो गया, शायद एडिट के बाद 50 मिनट के आसपास का बनेगा। एंड काफ़ी अच्छा रहा मेरे को लगता है यार, पहला पॉडकास्ट तो काफ़ी अच्छे से रहा है। अब एडिटिंग के टाइम मालूम पड़ेगा कि ऑडियो और वीडियो कितना क्लियर आया है, बट आई गेस काफ़ी सही रहा। क्या बोलते हैं? हाँ सही है भाई। अभी अपने ट्राई करेंगे ग्रुप की वीकली वंस कर पाए, कोशिश करेंगे कभी कनाल अगर आप पाए तो। पता नहीं उसका कितना मैं यही सोच रहा था कि एक अलग अलग कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेक्शंस ऐड किए जाए, जहाँ पे मान ले कुछ और सेक्शंस हैं कि लोग, या फिर कोई ऐसा गेस्ट भी आ रहा है कि भाई जो थोड़ा देर अपना व्यू दे रहा है, गेस्ट का भी जा रहा है। सकता हूँ। एंड थोड़े बहुत मैं सोच रहा हूँ पब्लिक ओपिनियंस और कमेंट्स पे भी बात करेंगे। हाँ वही। बट मेरे को लगता है कि स्टार्ट अभी कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट टाइम था, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि बहुत बेटर वीडियो और ऑडियो क्वालिटी एनहेंस्ड रहे। और जैसे जैसे एडिटिंग कर दूंगा मेरे को लगता है मेरे को आइडिया आने लगेगा कि किस टाइप की एडिटिंग रहेगी। और इंस्टाग्राम और इनफैक्ट विवेक और मेरा सारे ट्विटर इंस्टाग्राम तुमको डिस्क्रिप्शन बहुत इजीली मिल जाएगा, और इसका इंस्टाग्राम पेज भी बहुत इजीली तुमको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ट्राई करोगे वहाँ भी कनेक्ट करें, कोशिश करेंगे हम लोग कंसिस्टेंटली लाए, वीकली एक पॉडकास्ट या फोर्टनाइटली एक पॉडकास्ट आने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या सोच रहा है? नेक्स्ट टॉपिक इम्पैक्ट प्लेयर या 2-3 और अपने सोचे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। प्लेयर जो भी करंट आईपीएल में हुआ रहेगा, और कोशिश करेंगे तो ओवरऑल हमारा प्रोस्पेक्ट्स क्या दिख रहे हैं उस आईपीएल से वो भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपका बहुत क्लियर यूएसपी और डिफरेंशिएशन बता देना चाहूँगा कि मेरा, विवेक का या ये इंडियन क्रिकेट क्राउड, अभी तो यही चैनल का नाम है, तो ये ओवरऑल पॉडकास्ट का पूरा उद्देश्य या पॉइंट ही यही है कि हम लोग एक्चुअली में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक न्यूआंस्ड एंड इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू पुट फॉरवर्ड करना चाहते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवाइड है क्रिकेट। मेरे को ऐसा इतना बड़ा क्रिकेट है, उसके ऊपर कोई कंटेंट गेम ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई उस लेवल पे कर ही नहीं रहा है। डायरेक्ट क्रिक बस है, उसके बाद कोई है ही नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि क्रिक बस एक अच्छे लेवल पे करता है, और थोड़ा बहुत हमारा ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट क्रिकेटर वगैरह जो बहुत बकचोदी करते हैं, बट क्रिक बस है। उसके बाद मेरे को लगता है कि हर्षा भोगले और उसके बाद कोई कर ही नहीं रहा है, आकाश चोपड़ा वगैरह मेरे को जमता नहीं है। एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक अनबायस्ड न्यूआंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर ट्रोलिंग और बैंटर के अलावा हमें एक्चुअली में कुछ डिस्कसिंग, मतलब इंटेलेक्चुअली क्या बोलते हैं अपने, स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्सेशंस करने की कोशिश करेंगे। तो आई गेस एंड करते हैं अपने, है ना? हाँ काफी मजा है, चल हाँ भाई। चल।